अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.85 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स। ठीक है, एक्स को ये कंपाउंड है, ठीक है, जिसका वेट आपको दे रखा है 0.858 ग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि इसका आप कंप्लीट कंबस्शन करा रहे हो, मतलब O2 के प्रेजेंस में। ठीक है, कंबस्शन O2 के प्रेजेंस में ही होगा। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है CO2 और H2O। ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि 2.63 ग्राम तो आपका CO2 है और 1.28 ग्राम आपका क्या है, H2O है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबस्शन इतना ग्राम कंपाउंड ये दे रहा है, कह रहा है कि द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स कैन बी। ठीक है, तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला से जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा, दूसरी बात ये समझ में आती है कि अगर मुझसे ये लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है और इसको कंबस्शन करा रहा है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन तो यहाँ O2 से ये आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे अपने कंपाउंड में केवल और केवल कार्बन को ले लें और हाइड्रोजन को ले लें। ठीक है, तो कंपाउंड में ऑक्सीजन को लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मुझे क्या पता हो जाए, इनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब आप देखो इसने आपको दे रखा है कि 2.63 ग्राम आपको क्या मिल रहा है, CO2। अच्छा, CO2 में एक कार्बन एटम है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक, अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ कार्बन, तो ये मोल्स ऑफ CO2 के बराबर ही होगा। ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 2.63 और डिवाइड बाई 44, इट इज द मोलर मास ऑफ द CO2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ कार्बन, ठीक है, मास ऑफ कार्बन, तो आपके पास कार्बन का मास कितना आ जाएगा, 0.72। ठीक है, इट इज द मास ऑफ द कार्बन। अच्छा, और अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का, तो आपको क्या दिख रहा है कि एक H2O मॉलिक्यूल्स में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.28 और डिवाइड बाई 18 इज द मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ द H2O। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.14। ठीक है, 0.14, 0.14। ठीक है, तो अगर मैं यहां से मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना आ जाता है, वो आ जाएगा 0.14। ठीक है, इट इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला अगर बात करें तो C 0.06। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 0.14। ठीक है, अब अगर इनका आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखो तो आप क्या कर दोगे, ये आ जाएगा आपका C3, 0.06 है ना, तो आप 0.06 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 0.06 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से आ जाएगा C3H7। ठीक है, डिवाइड तो कर लोगे ना, 0.06 डिवाइड बाई 0.06 और यहाँ पर 0.14 डिवाइड बाई 0.06, तो ये कितना आ जाएगा, 1:7/3। ठीक है, तो 3:7। तो आपके पास ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब इसका आप क्या निकाल लो, मोलर मास। तो वो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 3 × 12 और प्लस का 7 × 1। ठीक है, इट इज द मॉलिक्यूलर मास, वो भी लोएस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आता है, 43। अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है कि द सल्फेट ऑफ मेटल एम। ठीक है, मेटल एम का कोई एक सल्फेट है, मतलब कुछ सल्फेट होगा MsO4, इट इज द मेटल सल्फेट, कंटेन्स 9.87% ऑफ मेटल एम, जिसमें 9.87% आपका क्या है, मेटल है। आपसे कह रहा है कि द सल्फेट ऑफ दिस मेटल, इस मेटल का जो सरफेस है वो आइसोमोरफोरस है विद द कंपाउंड जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। इसका मतलब कि इस मेटल सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा, ये जो कंपाउंड होगा, ये क्या होगा, MsO4.7H2O। ठीक है, तो इस ठीक है, तो इस टर्म को जो दिया गया ना, आइसोमोरफोरस, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड, इस मेटल एम जो सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा, उसका फॉर्मूला होगा
बिल्कुल इसके सिमिलर, केवल आप जिंक को किससे रिप्लेस कर दो, मेटल एम से। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल एम। ठीक है, तो आप लेट एटॉमिक वेट, ठीक है, लेट एटॉमिक वेट, आप कितना ले लो, एक्स ले लो। ठीक है, एक्स ले लो। तो आपको जो दे रखा है 9.87%, ये किसके बराबर होगा, इट विल बी द मास ऑफ द मेटल एम। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मास, तो मास ऑफ द मेटल एक्स प्लस सल्फ SO2। ठीक है, तो SO2 का मास आप निकालो कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, और प्लस 7 इंटू H2O मॉलिक्यूल्स, तो इंटू कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करने पर एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो आपके, सॉरी, इंटू 100। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 24.31। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि सपोज टू एलिमेंट, ठीक है, आपके पास दो एलिमेंट है x और क्या है y, ये कंबाइन होकर के दो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये कंबाइन होकर के दो कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन सा, एक तो ये बना रहे हैं XY2, ठीक है, और एक बना रहे हैं X2Y3। ठीक है, आपसे कह रहा है कि व्हेन 0.05 मोल ऑफ XY2, ठीक है, वे 5 ग्राम। ठीक है, इसका आपको मोल्स दिया है और वेट दिया है। ठीक है, वो मोल्स दिया है और क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोलर मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास ऑफ XY2, इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा गिवन मास और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 0.05। ठीक है, तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा XY2 का यहां से कितना, 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो उसके बाद, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछा क्या था, एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या और चल गया, मोलर मास ऑफ द XY2। फिर भाई ये कह रहा है कि X2Y3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3.001 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो अगर आप निकालोगे मोल्स ऑफ X2Y3, ठीक है, इसके मोल्स कितने आएंगे, इसके मोल्स आएंगे 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 और डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इट इज द मोल्स। ठीक है, तो अगर आप इसके मोलर मास की बात करोगे तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आपके पास आ जाएगा, इसका मास आपको दे रखा है कितना, 85। तो 85 डिवाइड बाई 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 और इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ X2Y3। ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है 170। ठीक है, तो आपके पास दोनों कंपाउंड के मोलर मास आ गए, XY2 के भी आ गए और X2Y3 के भी आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा था, एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो आप मान लो अगर X का एटॉमिक मास A है और Y का एटॉमिक मास B है, ठीक है, तो पहले कंपाउंड में मैं ये लिख सकता हूं A प्लस 2B इक्वल टू 100। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं X2Y3 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 2A और प्लस का 3B इक्वल टू 170। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कि अ सैंपल ऑफ फास्फोरस, ठीक है, एक सैंपल है फास्फोरस का, सैंपल का आपको वेट दे रखा है कितना, 12.4 ग्राम, एक्सर्ट्स अ प्रेशर 8 atm एंड वॉल्यूम आपको दे रखा है, क्लोज्ड वेसल है, इसका आपको टेम्परेचर दे रखा है। आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फास्फोरस वेपर। ठीक है, तुम अगर आइडल गैस इक्वेशन से देखो, मुझे पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर मेरे पास केवल और केवल फास्फोरस है, ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि फास्फोरस का मोलर मास कितना है, तो क्या मैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फास्फोरस के बारे में बात कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी आप देखो, और मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। तो मुझे क्या चाहिए, मोलर मास। तो यहां से देखो तो मोलर मास कितना हो जाएगा, पी, प्रेशर दे रखा है 8 atm, वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.821। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आपको दे रखा है 12.4। ठीक है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, एक सेकेंड, आपको मोलर मास निकालना है ना। तो वेट आपको कितना दे रखा है, 12.4, आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0.0821। ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास कितना हो जाएगा, 527 और प्लस का 273। ठीक है, और डिवाइड बाई 8 इंटू 0.821। ठीक है, तो यहां से जब आप निकालोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 124।
4, ठीक है। और फास्फोरस का मॉलिक्यूलर जो इसका मोलर मास होता है ये होता है 31, ठीक है, 31 ग्राम इट इज द मोलर मास ऑफ द फास्फोरस। तो अगर ठीक है, तो अगर कंपाउंड का मोलर मास कितना आ रहा है 124 ग्राम, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने एटम होंगे फास्फोरस के 4, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस O2, ठीक है। ये आप इससे क्या मिल रहा है 2 मोल आपको मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और मिल रहा है CO2, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। तो क्या कार्बन डाइसल्फाइड के 1 मोल से CO2 के 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो सही है और आपसे पूछा है क्या है फॉल्स, ठीक है। सेकंड देखते हैं, करा द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 7.33 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे O2 के मोल्स की बात करूं तो आपको 60 ग्राम दे रखा है ना, 60 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके 3 मोल से CO2 कितना बन रहा है 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ O2 से, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ O2 से, तो 1 मोल ऑफ O2 से 1/3 मोल ऑफ CO2 बनेगा, ठीक है। इतना क्या बनेगा आपके पास CO2, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो O2 कितने मोल से, तो आपको दे रखा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर मैं बात करूँ मोल्स ऑफ O2, ठीक, अगर मैं बात करूँ मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूल मोलर मास, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मोल। तो 1/2 मोल से CO2 के बनेंगे 1/6 मोल, ठीक है, 1/6 मोल बनेंगे किसके, CO2 के, ठीक है। तो आप यहां से क्या पूछ रहा है आपसे, मास, तो मास कितना हो जाएगा 1.6 और इंटू का 44, ठीक है। तो आप यहां से देख लो ये अप्रॉक्सीमेट 7.33 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, राइट है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करो, करा द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ SO2, 1 मोल से 2/3 मोल ऑफ SO2 बनेगा, सही है, ठीक है। और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ CH2, 6 देखो 3 मोल, अगर मैं 3 मोल की बात करूं इसके लिए 1 मोल रिक्वायर है CH2 के, ठीक है। तो अगर आप 6 मोल की बात करोगे मतलब 2 × 3 करोगे तो यहां पर भी कितना होगा 2 × 1 मोल ऑफ CH2। तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए मुझे 2 मॉलिक्यूल चाहिए CH2 के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल चाहिए 6 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है 2FeNO3 थ्राइस और प्लस 3Na2CO3, ठीक है। इससे क्या मिल रहा है आपको Fe2CO3 थ्राइस और प्लस का 6NaNO3, ठीक है। आपसे क्या कर रहा है कि इनिशियली आपके पास 2.5 मोल है FeNO3 थ्राइस के और 3.6 मोल है सोडियम कार्बोनेट के। आपसे करा है सेकेंड एंड इफ 6.3 मोल ऑफ NaNO3 इज ऑब्टेन, अच्छा ये आपको कितना मिल रहा है 6.3 मोल। तो आपसे पूछा है परसेंटेज, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। अगर मैं थियोरेटिकल सोचूं तो आप सबसे पहले देखो इसमें LR कौन है, तो 2.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 1.25, ठीक है, और 3.6 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये आएगा आपके पास 1.2, ठीक है, 1.2। इसका मतलब ये मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एट द एंड ये तो कितना होगा 0, ठीक है। अब आप अगर देखो तो इसके 3 मोल से, इसके 3 मॉलिक्यूल से इसके 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके 1 मॉलिक्यूल से मतलब 1 मोल से कितना बनेगा, तो 1 मोल से बनेगा 6/3 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 से आपके पास 6/3 मोल बनेंगे किसके, NaNO3 के, ठीक है। और आपके पास है कितने पूरे 3.6, तो 3.6 से आपके पास कितने बन जाएंगे 6/3 और इंटू का 3.6, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 1.2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 7.2 मोल, ठीक है। तो थियोरेटिकली ये इतना आ रहा है, वो आपसे पूछ के आ रहा है परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली जितना दिया है 6.3 डिवाइड बाई थियोरेटिकल और इंटू क्या करते हैं 100, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाता है 87.5%,
तो ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन 4CF5PO4 थ्राइस F प्लस 18SiO ट्वाइस प्लस का 30C, और इससे आपको मिल रहा है 3P4 प्लस 2CaF2 और प्लस 18CaSiO3 और प्लस का 30CO, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 0.1 मोल इसके दे रखे हैं और 0.36 मोल ऑफ SiO2 और 0.90 मोल ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग आपसे पूछ रहा है कितने मोल्स बनेंगे P4 के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिमिटिंग रीजन देखो, तो 0.1 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाए आपके पास 0.025, ठीक है, 0.025, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो 0.36 और डिवाइड बाई 18, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 0.90 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.30। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है 0.02, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो P4 कितना मोल बनेगा वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसके 18 मोल से अभी मेरे पास 3 मोल हैं किसके P4 के, ठीक है। तो अगर इसके 1 मोल से मैं बात करूं तो 3/18, ठीक है। तो इसके 0.36 मोल से अगर आप बात करोगे तो 3/18 और इंटू का 0.36, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.06, 0.06, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या कर रहा है कि फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, H3PO4 इज फास्फोरिक एसिड प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेप, ठीक है, P4 प्लस 5O2, इससे आपको मिल रहा है P4O10, ठीक है। फिर आपने P4O10 को लिया और P4O10 से आपने बनाया P4O10 प्लस 6H2O और यहाँ से मिल रहा है H3PO4। अच्छा, आपको क्या दे रखा है कि वी अलाउ 62 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड टू रिएक्ट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका फर्स्ट रिएक्शन का आपको दे रखा है परसेंटेज 85% और इसका आपको दे रखा है कितना 90%, ठीक है। और इसके आपको दे रखे हैं 62 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ P4, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मोल्स ऑफ P4 कितने होंगे, तो गिवन मास आपको दिया है 62, अगर इसका मोलर मास निकालोगे तो 4 × 31, ठीक है, 4 × 31, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 2, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, तो आपके पास आ गया 0.5 मोल। तो आपके पास 0.5 मोल ये था, ठीक है। इसके 1 मोल से P4O10 के 1 मोल बनते, तो इसके 0.5 मोल से इसके 0.5 मोल बनने चाहिए थे, लेकिन परसेंटेज ही अगर 85% है तो कितने बनेंगे 0.85, ठीक है, इंटू 0.85। तो अब ये जो होगा 0.5 इंटू 0.85 मोल ऑफ P4O10, इससे आपका क्या बन रहा है H3PO4। तो इसके 1 मोल से इसके कितने बन रहे हैं 4 मोल, तो इसके 0.5 इंटू 0.85 मोल से कितने बनेंगे 4 इंटू 0.5 इंटू 0.85, ठीक है। और परसेंटेज अगर 90 है तो इंटू क्या कर दो 0.9, ठीक है। इतने क्या बनेंगे मोल, ये क्या है मोल H3PO4 के। और आपसे क्या पूछा है इसका मास, ठीक है। तो मोल्स पता है और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 3 × 1 और प्लस का 31 और प्लस का 16 × 4, ठीक है। आप इससे यहाँ पर क्या कर दोगे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये तो क्या है आपके पास मोल्स है ना, मोल्स है H3PO4 के। तो अगर आप मास की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा 4 × 0.5 इंटू 0.85, ठीक है, और इंटू का 0.9 और इंटू क्या कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 31 और प्लस का 64, तो ये आपके पास आ जाता है 98, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या कह रहा है कि 9 मोल ऑफ, अच्छा ये 2 रिएक्शन दिए गए हैं 3D और प्लस का 4E, इससे आपको मिल रहा है 5C और प्लस A, और इसका परसेंटेज यील्ड आपको दे रखा है 80%। और दूसरी रिएक्शन है 3C प्लस का 5G
और इससे आपको मिल रहा है 6B और प्लस का F और इसका आपको परसेंटेज यील्ड दे रखा है 50%। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, आपके पास तो 9 मोल किसके हैं, डी के हैं। ठीक है, 9 मोल और उसके बाद 14 मोल आपके ई के हैं। ठीक है, आर अलाउड टू रिएक्ट इन अ क्लोज्ड वेसल अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड। ठीक है, इन द एंड ऑफ द रिएक्शन इफ 4 मोल ऑफ जी आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन वेसल। ठीक है, जी के कितने प्रेजेंट थे, 4 मोल प्रेजेंट थे। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले यहां से देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसके हैं 14। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए देखेंगे 9/3 ये कितना आ जाएगा 3 और 14/4 करोगे तो आएगा 3.25 नहीं 3.5 ना 3.5। तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट ये है। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो आप बोलो यहाँ के सी के कितने मोल बनेंगे, 5/3 इंटू 9। ठीक है, 5/3 इंटू 9 मतलब 15 मोल। अच्छा, लेकिन इसकी अगर परसेंटेज देखो रिएक्शन कितनी 80%, तो इंटू 0.8 भी कर दूं। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 12 मोल। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो गया 12 मोल। ठीक है, अब यहां से फिर से एलआर लिमिटिंग रिएजेंट देखो, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट आपका जी है। ठीक है, तो आपको ये कितने मोल बी के बना वो चाहिए, तो 5 से 6 बन रहा है तो 1 से बनेगा 6/5 और इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, तो ये आ जाएगा 4.8 मोल। ठीक है, और इसकी परसेंटेज कितनी है 50, तो इंटू 0.5 भी कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4। देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि 0.8 मोल आपके पास मिक्सचर है CO और CO2 का। ठीक है, एक मिक्सचर है CO और CO2 का, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं 0.8 मोल्स। ठीक है, कह रहा है कि एग्जैक्टली 40 ग्राम NaOH इन सोल्यूशन फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ऑल CO2 इंटू Na2CO3। तो जब आप CO2 की रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आपके पास बनता है सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ आपके पास बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पर 2 आप मल्टीप्लाई करो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके NaOH कितने दिए गए हैं 40 ग्राम, तो अगर आप इसके मोल्स की बात करो तो इसके मोल्स ऑफ NaOH अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा गिवन मास 40 ग्राम और इसके मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 23 और प्लस का 16 प्लस का 1 ग्राम। ठीक है, तो मतलब ये भी कितना है 40 ग्राम है। तो यहाँ से इसके मोल्स कितने आ गए 1 मोल्स आ गए। ठीक है, इसके कितने मोल्स आ गए 1 मोल आ गए। तो आप यहाँ पर देखो इसके 2 मोल के लिए इसके 1 मोल चाहिए होते थे, तो इसके 1 मोल के लिए इसके कितने चाहिए 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो आपको ये पता चल गया कि इस मिक्सचर में CO2 के 0.5 मोल हैं, कितने हैं 0.5 मोल, और CO कितना बचा, CO आपका हो गया 0.3 मोल। ठीक है, अब आगे पढ़ो, कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोर NaOH वुड एडेड रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ NO2CO3 इफ द मिक्सचर 0.8 मोल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। तो ये जो 0.3 मोल आपके पास CO था, आप इसको भी ऑक्सीडाइज कर दो किसमें CO2 में, CO2। ठीक है, तो ये 0.3 मोल अगर होगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा 0.3 मोल ऑफ CO2 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपके पास फिर आपके पास कितना CO2 आ गया 0.3 मोल, तो फिर CO2 रिएक्ट करेगा NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर इसे कितने होंगे 2 मोल और फिर क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो अगर इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए तो 0.3 के लिए कितने चाहिए 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6 मोल। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि 100 ml ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है, हैविंग मोलैरिटी 1 मोलर और डेंसिटी आपको कितना दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम जो दे रखा है ऑफ H2SO4 सोल्यूशन वो आपको दे रखा है 100 ml। ठीक है, और आपको मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर और डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि इज मिक्स्ड विथ 400 ml ऑफ वाटर। ठीक है, आप इसको H2SO4 सोल्यूशन को आप क्या कर रहे हो 400 ml ऑफ वाटर के साथ आपने क्या कर दिया इसको मिक्स कर दिया।
ठीक है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इफ फाइनल डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर एम एल। ठीक है, तो आप देखो आपके पास 100 ml क्या था, H2SO4 सॉल्यूशन था। ठीक है, और इस इनिशियल उसकी मोलैरिटी 1 मोलर थी और डेंसिटी कितना था 1.5 ग्राम पर एम एल। जब आपने इसे 400 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया तो फाइनल डेंसिटी आपको जी हो गई, आपकी जो फाइनल डेंसिटी है वो आपकी हो गई 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी H2SO4 सॉल्यूशन की। तो आप यहां पर देखो इस केस में, ठीक है, मुझे देखो क्या पता है कि मोलैरिटी, ठीक है, अगर मैं फाइनल मोलैरिटी निकालूंगा तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी होगी मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा सॉल्यूशन क्या। तो देखो इस केस में ना मैं फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 ml लिख नहीं सकता हूं। ठीक है, 500 ml में लिख नहीं सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस केस में आप देखो इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। पहले इसकी डेंसिटी थी 1.5 ग्राम पर एम एल, ठीक है, और 400 ml ऑफ वाटर को मिक्स करने के बाद इसकी डेंसिटी हो जा रही है 1.25 ग्राम पर एम एल। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 और वाटर दोनों का मैं क्या करूं, मास फाइंड आउट कर लूं। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लूं, मास फाइंड आउट कर लूं, और मुझे इसका डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, फाइनल डेंसिटी दे रखा है, तो मैं वहां से फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मोल्स ऑफ H2SO4 को मैं काउंट कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा आपके पास मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी और इनटू वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल टू होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो आप यहां से देखो मोल्स कितने आपके आ जाएंगे, 1 मोलैरिटी आपकी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम आपका 100 ml है, तो आप इसको लीटर में लिखोगे तो 0.1, तो आपके पास आ गया 0.1 मोल्स आ गए किसके, H2SO4 के। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4, तो मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी और इनटू का क्या कर दूं मैं, वॉल्यूम कर दूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम इट इज द मास ऑफ द H2SO4। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है, मास ऑफ H2O कितना होगा, तो मुझे उसका वॉल्यूम पता है, वो कितना आपको दे रखा है 400 ml। ठीक है, 400 ml। अच्छा, और जो डेंसिटी होती है वाटर की, ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2O वो आपकी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 ग्राम पर ml इट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मास आ जाएगा वाटर का 400 ग्राम। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो फाइनल डेंसिटी दे रखी है ये बराबर होगी मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से आप फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मास पता है कितना 400 ग्राम और प्लस का कितना 150 ग्राम। ठीक है, और डिवाइड बाई फाइनल डेंसिटी आपके पास है 1.25। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है कितना 440 ml। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। तो अब आप यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.1 इट इज द मोल्स ऑफ H2SO4 और डिवाइड बाय अगर मैं फाइनल वॉल्यूम कुछ कितना है वो 400 ml और इनटू 1000 कर दो तो ये किसमें हो जाएगा, लीटर में। ठीक है, तो इट इज द मोलैरिटी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से क्या आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड कंटेनिंग 36.5% बाई वेट ऑफ HCl मस्ट बी अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक। मतलब HCl जिंक से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर HCl जिंक से रिएक्ट करेगा तो एक तो बनेगा आपके पास जिंक क्लोराइड, ठीक है, और यहां से क्या बन रही है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करो तो यहां पर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब आप देखो अब रिएक्शन बैलेंस है। अब ये बोल रहा है कि आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। ठीक है, कितनी, 4 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है।
तो 4 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। अगर मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 ग्राम एंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन इट इज 2 ग्राम। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गए 2 मोल्स। कितने आ गए? 2 मोल्स। ठीक है, अब आप देखो आपके लिए 1 मोल ऑफ HCl से H2 के 1 मोल बनते। ठीक है, तो H2 के बने कितने मोल हैं? 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। तो बोलो यहां पर HCl कितने मोल रहा होगा? तो अगर 2 के लिए 1 बनता तो यहां पर अगर 2 मोल बना है तो HCl कितना रहा होगा? 4 मोल। कितना रहा होगा? 4 मोल। तो अगर मैं बात करूं वेट ऑफ HCl, ठीक है, वेट ऑफ HCl, तो वेट ऑफ HCl कितना होगा? मोल इनटू मोलर मास ऑफ HCl। ठीक है, मोलर मास ऑफ HCl। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है कि केवल और केवल 36.5% बाई वेट HCl ही अलाउड है जिंक से रिएक्ट करने के लिए। मतलब इसका मैं कितना कर दूं? 36.5 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना वेट ऑफ HCl अलाउड था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? वेट ऑफ HCl आ गया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द HCl पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए? ठीक है, तो मैं लेट कर लूं कि मान लेते हैं कि मैं x वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन HCl सोल्यूशन ले रहा हूं। ठीक है, तो जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी इक्वल कितनी होगी? डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा मास 4 इंटू मोलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 1 प्लस 35.5 ना, तो 4 इंटू 36.5। ठीक है, और इनटू का 36.5 और डिवाइड बाय मैं कर दूं 100। ठीक है, और डेंसिटी आपको दे रखा है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप यहां से सॉल्व कर लेना। तो यहां से आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो देखना सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है तो ये किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक आइडल गैस मिक्सचर है। ठीक है, आपके पास एक मिक्सचर है गैसियस का जिसमें आपके पास एक तो इथेन है, ठीक है, और एक आपके पास इथीन है। ठीक है, C2H6 और C2H4। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो मिक्सचर है इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है, प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मिक्सचर रिएक्ट कंप्लीटली विथ 128 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, टू प्रोड्यूस CO2। ठीक है, टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6। तो मैं काम करता हूं, अगर मैं इथेन के मोल को A बोलूं, ठीक है, और इथीन के बिल को मैं मोल को मैं क्या ले रहा हूं? B। ठीक है, तो अगर मैंने इथेन के मोल को A एज्यूम कर लिया और इथीन के मोल को मैंने B एज्यूम कर लिया, तो क्वेश्चन वाला मुझसे जानना क्या चाहता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 मतलब मोल्स ऑफ इथेन और डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथेन प्लस मोल्स ऑफ इथीन। ठीक है, अब आप देखो आपको इस गैसियस मिक्सचर का प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है। तो बाई यूजिंग आइडल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ठीक है, आप यहां से इस गैसियस मिक्सचर के मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे? प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम 28 लीटर है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर आपके पास है 273 केल्विन। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया? इस मिक्सचर के मोल्स आ गए। अब इस मिक्सचर में प्रेजेंट क्या है? इस मिक्सचर में एक तो इथेन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? इथीन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये जो मोल्स आएगा N, क्या वो A प्लस B के ही बराबर होगा? ठीक है, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब आप देखो C2H6 अगर की रिएक्शन अगर आप O2 से कराते हो तो ये 7/4 O2। ठीक है, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं। यहां से आपके पास बनता है 2CO2 और प्लस का 3H2O। ठीक है, और जब आप C2H4 से कराते हो तो यहां से 3 मोल ऑफ O2 की जरूरत पड़ती है। यहां से बनता है 2CO2 और प्लस का 2H2O। ठीक है, मैंने C2H6 के A मोल ले रखे हैं और C2H4 के मैंने कितने ले रखे हैं? B मोल ले रखे हैं। अब आप देखो
इसके 1 मोल के लिए O2 के 7/4 मोल की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अगर मैंने A मोल लिया है तो O2 के कितने मोल लगेंगे, तो आप कहोगे 7/4 इंटू A मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। उसी प्रकार यहां पर अगर आप देखो एक C2H4 के लिए 3 मोल ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट है, तो B मोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 3B। तो ये अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। और क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि द मिक्सचर रिएक्ट कंप्लीटली विथ 128 ग्राम ऑफ O2, मतलब कि जो मोल्स ऑफ O2 है इस रिएक्शन में वो है 128 डिवाइड बाई 32, मतलब कितना 4 मोल। तो यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 2। तो बाई सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड द वैल्यू ऑफ B। ठीक है, आपके पास अगर A और B की वैल्यू आ गई उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ 56 ग्राम बाई वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, मतलब आपको वेट अपॉन वेट परसेंट कितना दे रखा है 56%। तो इससे मुझे जो मैं कुछ चीज फाइंड आउट कर सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अगर 100 ग्राम है, ठीक है, तो यहां से मैं अगर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, ये कितना हो जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, और अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो वो आपके पास आ जाएगा 100 और माइनस का 56, तो ये आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, अब आगे पढ़ो। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन आपको दे रखी है 0.8975 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपाउंड मतलब कि सोल्यूट का, ठीक है, कंपाउंड क्या है CH3 CH2 CH2OH, यही क्या है हमारा सोल्यूट है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है एक्वस सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अगर एक्वस सोल्यूशन दे रखा है तो आपको यहां पर जो सॉल्वेंट लेके चलना है वो लेके चलना है वाटर को। ठीक है, कहीं भी अगर एक्वस सोल्यूशन आपको दिखे मतलब सॉल्वेंट क्या है वाटर है। ठीक है, तो अब आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट और प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 56 ग्राम। ठीक है, और अगर इसकी आप मोलर मास की बात करो तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो आपके पास 3 कार्बन है तो 3 इंटू 12 और प्लस 1 ऑक्सीजन 16 और आपके पास 8 हाइड्रोजन तो 8 इंटू 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 36 और प्लस का 16 और प्लस का 8, तो ये आपके पास कितना आ जा रहा है 60 ग्राम ना, 60 ग्राम। तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट आपके पास आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास कितने आ जाएंगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट 44 ग्राम और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है 80 ग्राम। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन दे रखा है मतलब सॉल्वेंट क्या लेके चलना है वाटर लेके चलना है। ठीक है, तो आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि what is the molarity of SO4 2- ion in aqueous solution that contain 34.2 ppm of Al2SO4 thrice। अब आप देखो ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶ के, या फिर आप इसको मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10⁶ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आप देखो तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपके पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब आप देखो व्हाट इज द मोलैरिटी, ठीक है। तो यहां से अभी मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो मोलैरिटी जो डिफाइन होती है, मोलैरिटी डिफाइन कैसे होती है, मोलैरिटी डिफाइन होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर मतलब मोलैरिटी डिफाइन होती है पर लीटर के लिए, ठीक है, पर लीटर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लेके चलूं, ठीक है, और उसकी आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आपको डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वो कितना होगा, वो होगा डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखी है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना, मोलैरिटी, ठीक है। आपके पूछ रहा है मोलैरिटी, तो मुझे पता है मोलैरिटी डिफाइन होती है पर वॉल्यूम के लिए, ठीक है, पर वॉल्यूम के लिए। तो मैंने क्या ले लिया कि 1 लीटर सोल्यूशन मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 1000 ml। तो यहां का मतलब कि मुझे मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना मिल गया, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। तो अब आप देखो आपको पार्ट्स पर मिलियन दे रखा है 34.2, कितना दे रखा है 34.2, ठीक है। तो अगर मैं यहां से मास ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस की, तो इसका मास कितना आ जाएगा 34.2 इंटू मास ऑफ द सॉल्यूशन 10⁻³ और डिवाइड बाई आ जाएगा 10⁻⁶, ठीक है, इतना ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम इट इज द मास ऑफ द Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। आपको किसका क्या चाहिए, आपको चाहिए मोलैरिटी ऑफ SO4 2-, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं तो इसके मोल्स कितने आएंगे, यहां से अगर मैं इसके मास की बात करूं, इसका मास आ जाएगा 34.2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो इसके मोल्स आ जाएंगे 34.2 इंटू 10⁻³ ग्राम और डिवाइड बाई इसका मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 342, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, मोल्स कितना आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴, यह क्या आ गया मोल्स, ठीक है। अब आप देखो ये जो Al2SO4 थ्राइस है, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है, सॉरी ये डिसोसिएट होता है 2Al3+ और प्लस का 3SO4 2-, ठीक है। अब आप देखो यहां से इसके मोल्स कितने हैं 10⁻⁴ मोल है, ठीक है, 10⁻⁴ मोल। तो इसके 1 मोल से सल्फेट आयन के 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे थे, तो 10⁻⁴ मोल से कितने बनेंगे 3 इंटू 10⁻⁴ मोल, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं SO4 2- की, तो ये क्या होगा, ये होगा इसके मोल्स, ठीक है, मोल्स और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, कितना वो मैंने लिया 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 0.2 मोल HCl है और 0.2 मोल आपके पास बेरियम क्लोराइड है। तो आपके पास HCl है और आपके पास क्या है बेरियम क्लोराइड है। HCl आपको दे रखा है 0.2 मोल और बेरियम क्लोराइड भी आपको कितना दे रखा है 0.2 मोल, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि वेयर डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अ 500 ml सोल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ द Cl-। तो अगर मैं बात करूं मोलैरिटी ऑफ Cl-, तो ये होगा मोल्स ऑफ Cl- आयन और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता है कितना है 500 ml, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, HCl जब ब्रेक होगा, ये ब्रेक होता है H+ और Cl- में, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड जब ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा Ba2+ और +2 Cl- में। इसका मतलब 0.2 मोल से Cl- से कितने मोल बनेंगे 0.2 मोल, ठीक है। और 0.2 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड से यहां पर Cl- से कितने बनेंगे, तो 2 इंटू 0.2 मोल,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टोटल मोल्स ऑफ, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 मोल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, तो ये हो जाएगा टोटल मोल्स और डिवाइड बाय आपके पास कितना आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 500 ml, तो आप एक केस से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगी मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी नॉट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 80% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। आपको वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4 आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 80%, 80%। लेकिन यहां पर जो एक गौर करने वाली चीज है कि आपको 1 लीटर सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है। अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब 1000 ml सोल्यूशन में आपके पास 800 ग्राम क्या है H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है। अब आप देखो आपको क्या चाहिए मोलैलिटी, तो जो मोलैलिटी होगी, जो मोलैलिटी होगी H2SO4 की, वो क्या होगी, वो होगी मोल्स ऑफ H2SO4 और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूं, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.80 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो यहां से आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जा रहा है 1800 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ द सॉल्यूट आपके पास कितना है 800 ग्राम। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपके पास कितना आ गया 1800 और माइनस का 800 ग्राम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास 800 ग्राम, ठीक है, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं मोलैलिटी ऑफ H2SO4 की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 800 और डिवाइड बाय 98 और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास इतना आ गया 1000 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मोलैलिटी, ठीक है। तो यहां से मोलैलिटी आपके पास आ जाती है 1.86 मोलर, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से ना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि द लेड नाइट्रेट 25 ml है 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का 25 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के 20 ml सोल्यूशन से। तो आपसे पूछ रहा है कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप यहां पर देखो आपको रिएक्शन क्या दे रखा है 3PbNO3 ट्वाइस प्लस Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। यहां से क्या फॉर्म हो रहा है 3 मोल बन रहा है लेड सल्फेट और आपके पास क्या बन रहा है 2 मोल ऑफ AlNO3 थ्राइस, ठीक है। अच्छा अब अगर आप यहां से देखो तो आपको लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखा है। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, जो मोलैरिटी होगा सॉल्यूशन का वो होगा मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और यहां पर आपको ml में दे रखा है तो कोई बात नहीं, यहां से जो मोल्स आ जाएगा वो मिली मोल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो 0.15 और इनटू का मैं क्या कर दूं 25, ठीक है। तो यहां से जो लेड नाइट्रेट के मोल्स आ जा रहे हैं, ठीक है, वो कितना आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3.75, ठीक है, मिली मोल्स, मिली मोल्स, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट के मेरे पास है 3.75 मिली मोल्स, ठीक है। अब आप देखो इसके 3 मोल के लिए Al2SO4 थ्राइस का 1 मोल चाहिए, ठीक है, 1 मोल चाहिए।
तो इसका आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट के 3.75 मिलीमोल्स हैं तो मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइज कितना होगा? 1/3 इंटू 3.75 मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स। आपसे क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल्स आपके पास है 1/3 इंटू का 3.75 मिलीमोल्स है तो इंटू 10⁻³ कर दो, ठीक है। और वॉल्यूम आपके पास 20 ml है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, यहां से आपके पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी ऑफ द Al2SO4, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 इज 63% HNO3 बाई मास। आपको क्या दे रखा है? वेट अपॉन वेट परसेंट ऑफ HNO3, ये आपको कितना दे रखा है? 63%। कितना दे रखा है? 63%। इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास 63 ग्राम HNO3 है, ठीक है। 63 ग्राम आपके पास क्या है? HNO3 है, ठीक है। और आपको इस सॉल्यूशन का क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है 1.4, ठीक है। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 1.20 मोलर HNO3। मतलब कि जो फाइनल मोल्स होगा HNO3 के, ठीक, फाइनल वो है आपके पास 1.20 और इनटू का कितना है? 250, ठीक है, इनटू का 250। तो ये आपके पास आ जाता है कितना? 300 मिलीमोल्स, ठीक है, 300 मिलीमोल्स, ठीक है, 300 मिलीमोल्स। अब आप यहां पर देखो, ठीक, अब आप अगर यहां पर देखो तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम और डिवाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास कितना है? 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, और ये ग्राम, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास आ जा रहा है 100 डिवाइड बाई 1.4 ml। इतना सॉल्यूशन है। अब आप मुझे ये बताओ, इतना ml सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ HNO3 कितने हैं? मोल्स ऑफ HNO3 कितने हैं? तो आप बोलोगे 63 ग्राम इसका वेट है, और अगर मैं इसका मोलर मास की बात करूं तो इसका मोलर मास आ जाएगा 48 और प्लस का 14 प्लस का 1, ठीक है। तो ये भी आपके पास 63 ग्राम ही आ जा रहा है। इसका मतलब कि 100 डिवाइड बाई 1.4 ml ऑफ सॉल्यूशन में HNO3 के 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी मोलैरिटी की, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? इसकी मोलैरिटी होगी मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो 100, ठीक है, डिवाइड बाई 1.4 और इनटू का मैं क्या कर दूं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मेरी मोलैरिटी कितनी आ जा रही है? 1 डिवाइड बाई 100 और इनटू का 1.4 इनटू का 1000। तो मोलैरिटी मेरी कितनी आ गई? 14। कितनी आ गई? 14, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास फाइनल मोलैरिटी पता है, आपके पास फाइनल मोल्स पते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी आपके पास है 40, मोल्स आपके पास कितने हैं? 300 मिलीमोल्स, इंटू 10⁻³ कर दो और डिवाइड बाई आपके पास है वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा, ठीक है। तो आप उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 50 ml 20.8% वेट बाई वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड है। कितना वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आप बेरियम क्लोराइड आपको दे रखा है? कितना? 20.8%।
इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब हम जानते हैं कि इसका मतलब कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मेरे पास 20.8 ग्राम क्या प्रेजेंट है, बेरियम क्लोराइड। लेकिन यहां पर आपको कितना वॉल्यूम दे रखा है, तो 50 ml। तो इसका मतलब अगर मैं 50 ml ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो 50 ml ऑफ सॉल्यूशन में मेरे पास 10.4 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड होगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड की बात करूं तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 10.4 और डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो बेरियम का मोलर मास आपको दे रखा है 137 और प्लस का 2 इंटू 35.5। ठीक है, तो यहां से इसके मोल्स आपके पास आ जाते हैं 0.05। उसके पास आपको क्या दे रखा है, 100 ml ऑफ 9.8% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4। इसका मतलब अगर मैं मोल्स ऑफ H2SO4 की बात करूं तो क्या मैं इसको 9.8 ग्राम, इट इज द मोल गिवन मास, क्योंकि आप 100 ml सोल्यूशन की बात कर रहे हो। ठीक है, और H2SO4 का मोलर मास हो जाता है 98 ग्राम। तो ये आपके पास कितना आ गया, 0.1 ग्राम, सॉरी 0.1 मोल्स। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अगर मैंने बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया तो यहां से बनेगा क्या, यहां से एक तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट और प्लस 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मिक्स करने के बाद मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयन आप उसको बता दो। तो आप यहां से अगर देखो तो 0.05 मोल आपके पास ये है, 0.1 मोल आपके पास ये है, यहां पर ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो HCl कितना बनेगा, 2 इंटू 0.05। ठीक है, मतलब 0.1 मोल। तो 0.1 मोल आपके पास क्या बनेगा, HCl। ठीक है, HCl ब्रेक किस में होगा, H प्लस Cl माइनस में। इसका मतलब कि Cl माइनस के अगर मैं मोल्स की बात करूं तो Cl माइनस के भी कितने मोल्स होंगे, 0.1 मोल ही होंगे। ठीक है, एक मोल ऑफ HCl में एक मोल ही Cl माइनस प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयंस, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, इसका मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 50 और प्लस का 100 ना, ये ml में है तो आप इंटू 100 कर दो तो ये आपके पास लीटर, सॉरी 1000 कर दो तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, आप यहां से सॉल्व कर लेना, तो यहां से जो मोलैरिटी आती है वो आती है 0.666 मोलर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड, ठीक है, टू 50 ml 0.1 मोलर NaOH टू गिव अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.05 मोलर इन H2SO4। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोलैरिटी दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मेलिटी में डील करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी आपकी होती है n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर और इंटू मोलैरिटी। ठीक है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो n फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेट करना सीखते हो, अभी तो बस आप देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं यहां पर नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 की बात करूं, ठीक है, तो H2SO4 का n फैक्टर होता है 2 और इसकी मोलैरिटी है 0.1, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, 0.2। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, इसका n फैक्टर होता है 1 और मोलैरिटी है 0.1, तो इसका नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.1 नॉर्मल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप एसिड को, ये क्या है एसिड, ये आपके पास क्या है बेस, आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो एसिडिक है, H2SO4 है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको कि N1V1 मतलब N1V1 माइनस N2V2, बता रहा हूं क्या है, N2V2 इक्वल टू N फाइनल इंटू V फाइनल। ठीक है, N1 क्या है, N1 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द H2SO4। ठीक है, तो 0.2 और वॉल्यूम, अच्छा हाउ मेनी मिलीलीटर, अच्छा वॉल्यूम ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो वॉल्यूम को मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है, x वॉल्यूम होगा, ठीक है, माइनस N2 आपके पास कितना दे रखा है, N2 आपके पास 0.1 है, इसका वॉल्यूम आपके पास 50 है। फाइनल नॉर्मेलिटी आपके पास कितना हो जाएगा, H2SO4 का एन फैक्टर होता है 2, तो 2 इंटू 0.05 और इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा x प्लस 50, ठीक है। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 सोल्यूशन है, ठीक है, 3 सोल्यूशन एक्स वाई जेड ऑफ HCl आर मिक्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, 3 सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड को आपने मिक्स किया, मिक्स करके आपको प्रोड्यूस क्या करना है, एक सोल्यूशन प्रोड्यूस कराना है जिसका वॉल्यूम 100 ml हो और उसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर, ठीक है। और आपको मोलैरिटीज दे रखी है एक्स वाई जेड की, इतना 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 है, तो कह रहा है कि व्हाट रिस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप देखो पहली बात तो हर एक, ठीक है, चाहे आप ऑप्शन ए बी सी डी देखो, हर केस में x प्लस वाई प्लस जेड का जो टोटल वॉल्यूम है वो तो 100 ml ही है, ठीक, 100 ml ही है, मतलब हर एक ऑप्शन में फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन तो आपके पास 100 ml आएगा ही आएगा। बस आप वो केस देख लो जिसमें मोलैरिटी 0.1 मोलर आ जाए, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करो, मोलैरिटी मुझे पता है होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, आपको एक्स वाई जेड की मोलैरिटी दे रखी है और हर एक ऑप्शन में आपको इसके वॉल्यूम दे रखे हैं, तो अगर मैं इसकी मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इसके मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करना चाहूं, ठीक है, मैं अगर एक ऑप्शन को उठाता हूं डी, ठीक है, आप हर एक ऑप्शन पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं डी ऑप्शन यहां पर उठाऊं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 55 इंटू 0.07, ठीक है, और प्लस 0.12 इंटू 20 और प्लस का 0.15 इंटू का 25, ये आपके पास क्या आ गए, मिली मोल्स, ठीक है, मिली मोल्स। और डिवाइड बाय अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करो तो आप बोलोगे 55 प्लस का 20 और प्लस का 25, ये भी किस में है, ml में, ठीक है। और आपको वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो आप देखो अगर आप मिली मोल्स को मोल्स में लिखोगे तो आप क्या करोगे, 10⁻³ से यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और ml को जब लीटर में करोगे उसके केस में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से बस आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने डी ऑप्शन को लिया है तो इस केस में जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर ही आ जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, लेकिन आपको एग्जाम में हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक बॉटल है एक्वस सोल्यूशन H2O2 का, ठीक है, लेबल्ड एज 28 वॉल्यूम H2O2 एंड द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन आपको दिया है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी की अगर हम पहले बात कर लें, अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होगी वॉल्यूम स्ट्रेन डिवाइड बाई 11.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 11.2, तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी 2.5 मोलर। तो ऑप्शन बी तो क्या है, रॉन्ग है, ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब हम जाते हैं मोलैलिटी पे, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी आपके पास होती है मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं 1000, ठीक, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन लूं, ठीक, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, तो आप मुझे बताओ 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे H2O2 के, H2O2 कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या होंगे, इसकी मोलैरिटी ऑफ द H2O2 इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि 2.5 और इनटू 1 लीटर, ठीक है। इसका मतलब इसमें इसके 2.5 मोल्स होंगे, किसके, H2O2 के होंगे 2.5 मोल्स, ठीक है। तो ठीक है, कितने होंगे, 2.5 मोल्स, ठीक है। और इसका मोलर मास होता है 34, कितना होगा, 34, ठीक है, 34 होगा। अब आप यहां पर अगर देखो
ठीक है। अगर मैं बात करूं वेट ऑफ H2O2 तो ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 34, मतलब आपके पास ये आ जाएगा 85 ग्राम। कितना आ जाएगा 85 ग्राम। आपको डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है, तो यहां से आप मास ऑफ द सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। डेंसिटी आपके पास 1.25 है और वॉल्यूम आपके पास 1000 ml है, तो मास ऑफ द सोल्यूशन आ जाता है 1250 ग्राम। ठीक है, तो आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैलिटी कितना हो जाएगा, मोल्स आपके पास है 2.5 और मास ऑफ द सॉल्वेंट आपके पास कितना आ जाएगा 1250 और माइनस का 85। ये ग्राम में है तो इंटू आप 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहां से जो मोलैलिटी आती है वो आती है 2.15 मोलर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन ए गैसियस मिक्सचर। ठीक है, आपके पास एक गैस का मिक्सचर है, ठीक है, गैसियस मिक्सचर है ये, गैसियस। इसमें आपके पास तीन चीज प्रेजेंट है, क्या क्या, एक तो C3H8 है, एक आपके पास CH4 है, एक आपके पास CO। ठीक है, ये कह रहा है कि 20 वॉल्यूम किसका है, बाई वॉल्यूम 20 आपके पास C3H8 है। व्हेन 100 ml ऑफ मिक्सचर इज बर्न, तो मिक्सचर का तो टोटल वॉल्यूम अगर 100 ml है तो C3H8 का 20 ml हो गया। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों का कंबाइन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 और माइनस का 20 ml होगा। अब आप देखो, अगर आप इनको एक्सेस ऑफ O2 में बर्न किए, आपसे पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप C3H8, ठीक है, अगर आप इसको O2 में बर्न कराते हो तो 5 मोल ऑफ O2 से यहाँ बनता है 3 CO2 और आपके पास बनता है 4 H2O। ठीक है, अगर आप CH4 की बात करो तो CH4 और प्लस का 2 O2, यहाँ से आपके पास बनता है CO2 और प्लस का 2 H2O। ठीक है, और अगर आप CO की बात करो तो प्लस का हाफ O2 और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा CO2। अब आप देखो, अगर यहाँ पर ये 20 ml है, ठीक है, अगर आप लॉस गैसियस वॉल्यूम्स यहाँ पर देखो तो अगर इसके 1 मोल्स के लिए इसके 3 मोल्स हैं, मतलब एक वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम है। ठीक है, PV इक्वल टू NRT से हम क्या बोलते थे, PV इक्वल टू NRT है। ठीक है, अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब 1 लीटर के लिए या फिर 1 ml के लिए 3 ml ऑफ O2 चाहिए, तो 20 ml के लिए कितना चाहिए, सॉरी 1 ml से 3 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा, तो 20 ml से कितना होगा, आप कहोगे 60 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा। यहां पर अगर मैं इसके x वॉल्यूम ले लूं और इसके y ml ले लूं, ठीक है, x ml और y ml, तो आप ये बताओ CH4 के x ml से CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, x ml ही होगा। ठीक है, और y ml ऑफ CO से यहां पर CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, y ml ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि एक से एक ही हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, तो वो कितना आ जाएगा 60 और प्लस का x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके बराबर है 80 ml के, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 140 ml। ठीक है, अब आप देखो, हम बात करते हैं कुछ जेई मेंस के PYQs के बारे में। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 10 ml वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 10 ml। 10 ml का मतलब ये हो गया आपके पास 10 टू पावर -3 लीटर। ठीक है, और मोलैरिटी आपको दे रखा है 10 टू पावर -3 मोलर। ठीक है, मिली मोल है, ठीक है, मिली, तो यहां पर आप अगर इसको, ये क्या दे रखा है 1 मिली मोलर। ठीक है, तो मोलैरिटी आपके पास कितने की 10 टू पावर -3 मोलर। तो सरफेस सॉल्यूशन फॉर्म मोनो लेयर कवरिंग 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं यहां से बात करूं इसके मोल्स के बारे में, ठीक है, इसके मोल्स के बारे में, तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स होंगे मोलैरिटी, ठीक है, और इनटू वॉल्यूम, ये 10 ml है तो ये 10 टू पावर -2 लीटर हो जाएगा ना, तो 10 टू पावर -2, तो यहां पर इसके मोल्स मेरे पास कितने आ जा रहे हैं 10 टू पावर -5 मोल्स, 10 टू पावर -5 मोल्स।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 10⁻⁵ इंटू एन। तो इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स कितने एरिया को कवर कर रहे होंगे 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर रहे होंगे। तो अगर मैं बोलूं तो एक मॉलिक्यूल्स, ठीक, एक मॉलिक्यूल्स कितने एरिया को कवर कर रहा होगा, तो 0.24 डिवाइड बाई 10⁻⁵ एन, इतने एरिया कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इफ द पोलर हेड अप्रोक्सीमेट इज ए क्यूब, ठीक है, और अगर इसका एज लेंथ ए है, अगर एज लेंथ ए है तो एरिया होगा ए स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से सॉल्व कर लो तो ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये है 0.24, एन ए की वैल्यू आप ले लो 6.022 होता है तो 6 ही रखो, ठीक है, तो 6 × 10⁻23 और ये हो जाएगा 10⁻⁵। ठीक है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, इसको अगर हटा दो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए आपके पास कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 8 ग्राम NaOH डिजोल्व कर दिया आप 80 ग्राम ऑफ वाटर में, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH होगा मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ H2O और डिवाइड मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई मोल्स ऑफ NaOH और प्लस मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ NaOH के बारे में तो गिवन मास है 8 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 40 ग्राम। ठीक है, अगर मैं मोल्स ऑफ H2O की बात करूं तो गिवन मास है 18 ग्राम और इसका मोलर मास भी कितना होता है 80 ग्राम, तो यहाँ से आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, ठीक है, मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी होगा मोल्स ऑफ NaOH और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और इस केस में सॉल्वेंट क्या है, आप डिजोल्व कर रहे हो वाटर में, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, इसके मोल्स हैं 8/40, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 18 ग्राम है, तो इंटू 1000 कर दो तो ये केजी में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन भी आ गया और मोलैलिटी भी आ गई। अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2। ठीक है, तो अगर आप मोलैरिटी ऑफ H2O2 में क्या लिखते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है और मोलैरिटी आपको दे रखी है 1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 11.2, तो 11.2 तो इसके क्लोजेस्ट क्या 11.35 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, करा द अमाउंट ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी जो होगी वो होगी मोल्स ऑफ C12H22O11 और डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको दे रखा है 0.1, इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 लीटर, तो अगर आपके पास मोल्स आ गए कितने 0.2 मोल्स, ठीक है, 0.2 मोल्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है, तो इसका कितना वेट आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, मोल्स इंटू मोलर मास, तो इसके मोलर मास कितना हो जाएगा 12 × 12 और प्लस का 22 × 1 और प्लस का 11 × 16, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मासेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, और O2 को इसने एक्सेस में ले रखा है। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आपसे पूछ रहा है H2O का कितना ग्राम फॉर्म होगा ना, ठीक है, तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इसके बेसिस पर बनेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर बनेगा। तो अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके मोल्स की बात करूं, इसके मोल्स कितने आएंगे, आपको गिवन मास है 445 ग्राम,
ठीक है। और इसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, 57 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 110 इंटू 1 प्लस का 6 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ से इसके कुछ मोल्स आ जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ से सॉल्व करने पर कुछ एक्स मोल आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने इसके एक्स मोल लिए हैं, ठीक है, तो अगर इसके 2 मोल से H2O के कितने मोल्स बन रहे हैं 110, तो इसके एक्स मोल से, ठीक है, एक्स मोल ऑफ C57H110O6 से H2O के कितने मोल्स बनेंगे, तो 110 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स मोल, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O आपके पास कितना आ जाएगा, मोल्स, ठीक है, और इनटू इसका मोलर मास 18, इतना ग्राम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और आपसे पूछ रहा है मोलैलिटी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी। तो अगर आप मोल्स ऑफ सोडियम की बात करो तो 92 ग्राम इट इज द गिवन मास, मोलर मास होता है 23 ग्राम, तो मोल्स आपके पास आ गए 4, क्या आ गए 4 मोल्स, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी होगी मोल्स ऑफ सोडियम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इस केस में आप सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, तो यहां पर आपके पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है, और पर किलोग्राम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब मोलैलिटी कितना आ जाएगा, मोल्स है 4 और मास कितना दे रखा है 1 kg ना, पर केजी की बात कर रहा है, मतलब 1 kg की बात कर रहा है। तो यहां से आपके पास मोलैलिटी कितनी आ जाएगी 4 मोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाई मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, अडल्ट आर ऑक्सीजन, ठीक है, बाई मास, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 61.4% बाई मास, कार्बन आपके पास है 22.9% बाई मास, और हाइड्रोजन आपके पास है 10% बाई मास, और नाइट्रोजन है 2.6% बाई मास, और आपको वेट जो दे रखा है पर्सन का वो दे रखा है 65 kg, ठीक है। ये आपसे कह रहा है अगर मैं 1H को रिप्लेस कर दूं 2H से, ठीक है, 2H से, तो आदमी कितना वेट और गेन कर लेगा, ठीक है, कितना वेट और गेन कर लेगा। तो अगर मैं बात करूं मास ड्यू टू हाइड्रोजन जो कि कितना दिया था 1H एटम, ठीक है, अगर इसकी वजह से मैं मास की बात करूं तो 75 का ये 10%, ये आपके पास कितना आ गया 7.5 kg। तो 7.5 kg आपके पास था हाइड्रोजन के कारण, ठीक है, 1H। अगर आप इसको रिप्लेस कर दो 2H से, तो मुझे बताओ मास ड्यू टू 2H कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 7.5, मतलब 15 ग्राम। तो आदमी ने एक्स्ट्रा कितना गेन कर लिया, 15 ग्राम माइनस 7.5 केजी, माइनस 7.5 केजी, तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा 7.5 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट है M2CO3 एंड ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl, और यहां से इतना मोल CO2 बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ, अच्छा ठीक है, तो अगर आप M2CO3 को HCl के साथ ट्रीट करा दो तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा MCl, ठीक है, और प्लस का H2O, और प्लस का क्या बन जाएगा CO2, ठीक है। तो यहां पर आप 2 कर दो, ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, और यहां पर भी आप 2 कर दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप देखो अगर, तो यहां पे CO2 कितना मोल बन रहा है 0.01186 मोल, इतना मोल CO2 फॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ M2CO3 से 1 मोल ऑफ CO2 बनेगी, ठीक है। यहां पर CO2 कितना बना है 0.0118 मोल, इसका मतलब M2CO3 के यहां पर कितने मोल रहे होंगे 0.01186 मोल रहे होंगे, ठीक है। तो जो मोल्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। आपसे मोलर मास ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं मोलर मास की
तो मोलर मास कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.01186 ग्राम। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कमर्शियल रेजिन यूज टू एक्सचेंजिंग आयन इन वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, C8H7SO3Na, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 206। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca+2 आयन, ठीक है, बाय रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम। ठीक है, मोल पर ग्राम। आप यहां पर अगर आप बात करोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेजिन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेजिन कितना होगा, वो हो जाएगा 206 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेजिन दे रखा है 206 ग्राम पर ml। ठीक है, अच्छा अगर मैं 1 ग्राम रेजिन की बात हो, कितने ग्राम, 1 ग्राम रेजिन, तो मतलब 1 ग्राम ऑफ रेजिन में कितने मोल्स होंगे, तो 1 ग्राम ऑफ रेजिन में 1 डिवाइड बाई 206 मोल्स होंगे। अच्छा, अब क्या होता है ना, इस प्रोसेस में एक Ca2+ रिप्लेस करता है 2Na+ आयंस को। ठीक है, 2Na+ आयंस को। ठीक है, अब आप देखो 1 मोल ऑफ रेजिन, 1 मोल रेजिन में सोडियम के कितने मोल हैं, 1 मोल। 1 मोल रेजिन कंटेन्स 1 मोल सोडियम। 1 मोल सोडियम, तो अगर आपके पास 1 मोल सोडियम का है, ठीक है, 1 मोल सोडियम का है, आपको पता है 1 मोल इसके 2 मोल को रिप्लेस करता है, लेकिन आपके पास प्रेजेंट ही 1 मोल है, उसके लिए आपको पास Ca+2 के कितने मोल चाहिए, 0.5 मोल। कितने चाहिए, 0.5 मोल। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ रेजिन कंटेन्स 1 मोल Na, ठीक है, एंड कैन टेक 0.5 मोल Ca+2। ठीक है, इसका मतलब कि मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2+ कितना होगा, तो टोटल मोल से आपके पास 1 डिवाइड बाई 206 और आपको चाहिए कितना, इंटू 0.5। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाई 412। यहां पर देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ 54Fe 56Fe, ये अबंडेंस आपको दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ Fe, तो अगर मैं m एवरेज आप निकाल लो। ठीक है, तो m एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास, 54 × 5 और प्लस का 56 × 90 और प्लस का 57 × 5 और डिवाइड बाई हो जाएगा 5 + 90 + 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपके पास एक मिक्सचर है X, 0.02 मोल, ठीक है, आप दिस कंपाउंड एंड 0.02 मोल आपके पास ये है, प्रिपेयर्ड फॉर 2 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, 2 लीटर सोल्यूशन के लिए ये है। ठीक है, अच्छा आपसे बात कर रहा है 1। ठीक है, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लूँ, ठीक है, अगर 2 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वही PV = nRT। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर देखो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, तो अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो आपके पास 0.01 मोल, 0.01 मोल आपके पास क्या है, CONH3 5SO4 Br। ठीक है, और आपके पास 0.01 मोल ही आपके पास क्या है, CONH3 5BrSO4। ठीक है, अच्छा अगर कह रहा है कि 1 लीटर मिक्सचर ऑफ X, मतलब ये प्लस इसको ट्रीट किया जा रहा है एक्सेस ऑफ AgNO3 सोल्यूशन के साथ। देखो यहां पर होगा क्या, Ag रिएक्ट किससे करेगा, इस Br से। ठीक, इस Br से जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तब वहां पर हम देखते हैं, ठीक है,
कि ये जो बाहर बैठा रहेगा, ठीक है, इससे ये रिएक्ट कर लेगी Ag। तो यहां से आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा Y, यहां पर 1 मोल आपके पास AgBr का बनेगा। उसी प्रकार जब आप इसमें बात करोगे, ठीक, जब आप इसमें बात करोगे इस केस में, ठीक है, जब आप BaCl2 करोगे तो ये रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और यहां से ये क्या बना लेगा, BaSO4, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर इसके 0.01 मोल है, अगर आपके पास इसके 0.01 मोल है, तो इसके भी आपके पास 0.01 मोल ही बनेंगे और इसके भी आपके पास 0.01 मोल ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो केवल एक ही एटम फ्री है जो कि Ag के साथ और बेरियम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कैसे हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कहा कि आप पूछ रहा है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस, ठीक है, एसिड H3PO3, ठीक, H3PO3। तो वही है कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है n फैक्टर और इनटू मोलैरिटी, ठीक, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो ये H3PO3 है, ठीक, H3PO3 है, ये एक डाइबेसिक है, डाइबेसिक एसिड है। तो इसका जो n फैक्टर होता है ना, n फैक्टर, इसका n फैक्टर होता है 2, ठीक है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर H और OH और OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन फ्री होते हैं, ठीक है, जो कि n फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसका n फैक्टर कितना होता है 2, ठीक है। जब आप p ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब देखते हैं फास्फोरस के कंपाउंड, ठीक है। तो बाय द वे यहाँ पर इसका अगर n फैक्टर 2 है तो आपके पास नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 0.6, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट। तो ये हमने देखा था कि टेम्परेचर के साथ जो आपकी मोलैलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि 0.5 मोल BaCl2 को आपने मिक्स कर दिया इतना मोल Na3PO4 के साथ। If the maximum number of moles of Ba3PO4 twice that can be formed, ठीक है। तो BaCl2, ठीक है, आपने इसको कंबाइन किया Na3PO4 के साथ, तो यहां से एक तो बन जाएगा Ba3PO4 ट्वाइस और आपके पास क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो इसके 0.5 मोल है, ठीक है, और इसके 0.2 मोल है। अगर आप देखो LR कौन है, तो 0.5 डिवाइड बाई 3 करोगे ये कितना आएगा, 0.166, ठीक है। और अगर आप 0.2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 0.1। इसका मतलब ये मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर इसके 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, ठीक है, तो 0.2 मोल से अगर 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 1/2। तो 0.2 मोल से कितना बनेगा, 0.2 मोल्स बन जाएगा 1/2 इंटू 0.2, तो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आप देखो कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल्स और इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब आप सबके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर अगर आप मोल्स ऑफ H2O देखो कितना हो जाएगा, 36/18 मतलब कि 2, ठीक है। CO के मोल्स देखो क्या आ जाएगा 28 और डिवाइड बाई 28, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1। इथाइल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, ठीक, ये आपके पास इथाइल एल्कोहल है और ये आपके पास N2O5 है और इनके आपके पास गिवन मास पता है तो आप इनके मोल्स फाइंड आउट करना, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है, वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, और इसका एन फैक्टर होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है, आप सोल्यूशन 0.06 नॉर्मल, तो अगर एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, ठीक है। आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्टर वाज फाउंड, इतना आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ द एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब। तो आप मुझे, अगर मैं बात करूं इनिशियल मोल्स की, ठीक है, इनिशियल मोल्स, तो मोल्स क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, तो आपके पास मोलैरिटी है 0.06, वॉल्यूम कितना है तो 50 ml, कितना 50 ml, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे 3 मिलीमोल्स, ठीक, 3 मिलीमोल्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आफ्टर मोल्स की बात करूं, अगर मैं आफ्टर मोल्स की बात करूं, ठीक है, आफ्टर मोल्स की बात करूं, तो आफ्टर मोलैरिटी आपकी 0.042 है, वॉल्यूम आपका 50 ml ही है, ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जा रहा है 2.1 मिलीमोल्स, ठीक है, 2.1 मिलीमोल्स। तो आप बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब, हाउ मेनी मोल्स एब्जॉर्ब, कितने मोल्स एब्जॉर्ब हुए, हाउ मेनी मोल्स आर एब्जॉर्ब, तो कितने हुए 0.9 मिलीमोल्स, ठीक है, मिली मोल्स, ठीक है। तो अगर आप वेट की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे, बोलो, मोल्स आपके पास है 0.9 मिलीमोल्स, तो इंटू 10⁻³ ठीक है, और इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम, तो आप इंटू क्या कर दो 60, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 54 मिलीग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।